हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सैनी, केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कई बार कहते हैं कि सर 11th ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और मैंने तो मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ा या केमिस्ट्री नहीं पढ़ा या तीनों ही सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल मतलब कोई खास पढ़ा हुआ नहीं है, या कई बार कहते हैं कि मेरा तो 11th ही वेस्ट हो गया है। अब मैं लेट उठा हूँ, मेरी आँख लेट खुली है, पर मुझे जेईई की प्रिपरेशन करनी है। अब मैं किस तरीके से आगे स्टडी की प्लानिंग करूँ कि 11th के चैप्टर, 12th के चैप्टर को मैं प्रॉपर इस प्रकार कर पाऊँ कि जेईई मेन और एडवांस के लिए भी प्रॉपर स्टडी मैं कर सकूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करें कि 11th वेस्ट वाला वर्ड या ये चैप्टर मेरे खत्म हो गए हैं या मैंने केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है, मेरी केमिस्ट्री ज़ीरो है, मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना पड़ेगा। तो ये बोलने का रीज़न क्या है? क्यों ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको ये बोलना पड़ रहा है कि मेरा तो 11th वेस्ट हो गया है? तो सबसे पहले तो आपको वो कारण ही आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। कई बार वो रीज़न होता है कि सर तबीयत खराब थी, 1 महीने तक मेरी तबीयत खराब थी या घर में कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि मैं पढ़ नहीं पाया या बहुत कॉन्संट्रेट नहीं कर पाया। वो तो फिर भी चलता है। वो रीज़न तो एक छोटे से टाइम के लिए होता है, उसके लिए तो मेहनत करके आप उसे बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। बट कई बार सिचुएशन होती है कि सर मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये चैप्टर मुझे अच्छे नहीं लगते या ये मेरा इसलिए ये स सब्जेक्ट ही मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं चाहता तो हूँ पर कर नहीं पाता हूँ, पर मैं कई बार डिमोटिवेट फ़ील करता हूँ। मतलब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, आप लोग सभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास भी ऐसे कई क्वेश्चन्स आते हैं। तो जो ऐसी समस्या है, मैंने कहा सबसे पहले तो उसका कारण जानो कि क्या रीज़न है? पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या आप उसको प्रॉपर टाइम देते हैं? मतलब डिटरमाइन करो, आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना है आगे, इस चीज़ का आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इस चीज़ का निश्चय होना चाहिए और उस निश्चय के साथ अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, वो समय के साथ निकल जाएँगे। आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए, टाइम नहीं दे पाए या केवल थ्योरी ही आपने पढ़ी, क्वेश्चन्स नहीं किए या मैंने क्वेश्चन्स तो किए पर मैंने टेस्ट नहीं दिए। ये कई सिचुएशंस होती हैं जिनके कारण स्टूडेंट को लगता है कि मेरा तो 11th बिल्कुल वेस्ट सा ही है, मैंने पढ़ा भी उसके बाद भी मुझे कुछ याद नहीं है या मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ या मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ये जो कारण हैं, उन कारणों का उनका सॉल्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। पहले कारण ढूँढो फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन मिले। पहले प्रॉब्लम मिले उसके बाद ही तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो प्रॉब्लम का जो मेन जड़ है, वो है कई बार तो ये होता है कि आपका मेंटल लेवल ही इस तरीके का है कि आप जल्दी से हताश होते हैं, समस्याओं से जूझना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये मक्कारी वाली जो चीज़ है वो छोड़नी पड़ेगी। टाइम वेस्ट कर दिया, अब वो टाइम वेस्ट अगर मैं बता भी दूँगा, कोई टीचर तुम्हें सहायता बता देगा, सही मार्ग भी बता देगा, उसके बाद भी वो जो दिमाग में ये जो कचरा भरा हुआ है, उस कारण से आप टाइम वेस्ट कर देते हैं या सोचते रहते हैं या अब करूँगा, टालते रहते हैं, तो वो कारण जब तक आप अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक मैं आज जो बताऊँगा, उस चीज़ का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो उन कारणों को आपको हटाना पड़ेगा। मैं यहाँ कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बताने वाला जो आपको कभी पता ही नहीं होता। सारे पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स हैं, पर बस है सोते हुए को थोड़ा जगाने वाली बात है, कि अगर आपको कुछ किसी ने आपको सही बता दिया कि नहीं तेरा कारण ये है, इस कारण और इस तरीके से चल, तो हो सकता है वो स्टूडेंट बिल्कुल उस डायरेक्शन में चल के टारगेट तक पहुँच जाए। मैं जो ये पॉइंट बोलूँगा वो हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है काम का हो, लेकिन हज़ारों स्टूडेंट सुनने के बाद भी केवल 10% स्टूडेंट ही उसमें से सार निकाल के अपने ऊपर इस चीज़ को लागू करके और उसका फ़ायदा उठा पाएँगे। ज़्यादातर स्टूडेंट उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो किस समस्याओं से निकल रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहूँगा कि अपने आप को पहले तो ये क्वेश्चन करके पहचानो कि रीज़न क्या है? क्या कारण है कि मेरा 11th कंप्लीट नहीं हो पाया या वेस्ट हो गया? इनको बाहर निकालने के लिए आपको उसके प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है? तो जब आपको समस्या पता पड़ जाएगी तो दृढ़ निश्चय के साथ में बढ़ो कि ये वाली जो कारण था, उस कारण को अब मैं स्टडी से निकाल दूँगा। या ये लापरवाही के कारण हो रहा है, तो वो लापरवाही या कामचोरी के कारण हो रहा है, तो वो कामचोरी की जो आदत है, उसको मैं अपने जीवन से निकाल दूँगा, जिस कारण से मेरी स्टडी पे इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है? छोटे-छोटे टारगेट बनाएँ। जब टारगेट बहुत दूर नज़र आते हैं, तो हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। कर लेंगे, इस तरह से प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं। तो जब भी पढ़ने बैठें, तो छोटे टारगेट्स के साथ में बैठें। आपने कोई चैप्टर पढ़ना है, आज का आपका क्या टारगेट है? इस वीक का आपका क्या टारगेट है? या इस मंथ का क्या टारगेट है? या इस चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको कितने दिन लगेंगे? इस तरह के टारगेट्स लेके बैठें। सुबह उठ के देखा कि आज मेरे को करने थे ये 3 चैप्टर्स का थोड़ा-सा रिवीज़न करना था, इस एक चैप्टर का क्वेश्चन्स करने थे, तो उन टारगेट्स को कंप्लीट करते जाएँ। जैसे-जैसे छोटे-छोटे टारगेट कंप्लीट करते जाओगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ने पर ये छोटे-छोटे टारगेट जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करवा देंगे। इसलिए टारगेट बहुत बड़े-बड़े नहीं बनाने हैं कि मैं तो आज बैठूँगा और ये पूरा केमिस्ट्री सॉल्व कर लूँगा या आज मैं बैठूँगा और 11th की पूरी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सॉल्व करूँगा। तो प्रैक्टिकली जो टारगेट पूरे किए जा सकते हैं, वो होने चाहिए और थोड़े
ऐसे जिनका एंड दिखाई दे रहा है, ऐसे टारगेट हमें चूज़ करने हैं और उसके साथ ही आगे बढ़ना है। रेगुलर स्टडी का टाइम होना चाहिए, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर टाइम ही नहीं देते हैं स्टडी स्टडी को। इस कारण से इस सिचुएशन में फँस जाते हैं कि 11th का पार्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो प्रॉपर टाइम दें, जितना टाइम स्टडी को चाहिए उतना तो लगेगा ही, उससे ज़्यादा ही लगेगा। तुम स्टडी नहीं कर रहे हो तो और स्टूडेंट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो है वो सीट लेके चले जाएँगे। तो उनको अगर बीट करना है तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। आपको भी देखो, जो स्टूडेंट्स का टाइम है, वो देश का अनाज खा रहे हैं, है ना? इंसान के रूप में जन्म लिया है। इंसान के रूप में जन्म लिया है तो आपकी बहु ऐसा नहीं है कि बस ठीक है, ये सारी ज़िंदगी मेरी ही है। ये ज़िंदगी केवल तुम्हारी नहीं है, इसमें आपके पेरेंट्स का भी हक है, आपके देश का भी हक है, आपका अपना हक तो है ही। लाइफ़ तो आपकी है ही, लेकिन ये लाइफ़ केवल आपकी ही नहीं है, समझ लीजिएगा। जो आप अन्न खाते हैं, वो देश का अन्न है और वो उसके लिए भी आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा कि आप कंट्री के किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन में और अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी के साथ कंट्रीब्यूशन में कंट्री को आगे बढ़ाने में आपकी मदद होनी चाहिए। जब भी पढ़ें, तो लंबे समय तक एक जगह बैठ के पढ़ने की कोशिश करें। मतलब कई बार एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कि 3 घंटे कब निकल गए। पर वो सिचुएशन घर क्यों नहीं आ पाती? क्यों आधे घंटे में आप उठ जाते हैं? हर हर आधा 1 घंटे बाद में आपको उठ के किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सिचुएशन आती ही क्यों है? तो इस चीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा। आपका जो मन नहीं लगता है पढ़ने में, इसलिए भी नहीं लगता है कि आप रेगुलरली उसको आप फ़ैमिलियर नहीं हो पा रहे हो स्टडी के साथ में। तो आपको फ़ैमिलियर होना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह बैठ के उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा करने से आपका कंसंट्रेशन धीरे-धीरे बढ़ने ही लगेगा। 3 घंटे, 4 घंटे तक तो जनरली बैठना ही चाहिए एक स्टूडेंट को जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है। 3 घंटे तो कम से कम एक बार में ही बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 5-5, 10-10 मिनट में उठ के भाग रहे हैं। अब जो 11th का टाइम निकल चुका है, उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन 12th क्लास कंप्लीटली आपके हाथ में है। 11th का भी काफ़ी टाइम बचा है अभी, ऐसा नहीं है कि 11th खत्म हो गया है। अगर इस बचे हुए टाइम का सही यूटिलाइज़ेशन करोगे तो सिलेक्शन तो बहुत आसानी से ले आओगे। देखो, 100% सिलेबस करने के बाद भी जेईई के पेपर में 100% क्वेश्चंस थोड़ी ना होते हैं, तो करने भी नहीं चाहिए। सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करेगा तो सिलेक्शन स्टूडेंट हमेशा लेके आएगा, ठीक है? तो बचा हुआ टाइम आप किस तरीके से यूज़ करोगे उसको तरीका मैं बता रहा हूँ। 11th के ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स आपको 12th में जाने से पहले कर लेने हैं। कारण बताता हूँ, 12th के चैप्टर्स जब पढ़ने बैठोगे तो उनके फंडामेंटल्स, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इन चैप्टर्स में छुपे हुए हैं। अगर इन ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए हैं तो वो चैप्टर तुम स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आने वाली है। वो ये जो सिचुएशन से गुज़र रहे हैं कि पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, वो चीज़ 12th क्लास के चैप्टर्स में हो जाएगी। इसलिए ये चैप्टर्स आपको पहले से पढ़ के जाने हैं। इन चैप्टर्स को पढ़ा हुआ होगा तो 12th क्लास स्मूथली बहुत आसानी से समझते हुए आप निकाल लोगे। ठीक है? तो जैसे फिज़िक्स में काइनेमैटिक्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, सर्कुलर मोशन है, सेंटर ऑफ मास है और वेव ऑन स्ट्रिंग में फेज़ डिफरेंस आपको पढ़ के जाना है क्योंकि वेव ऑप्टिक्स आपको 12th में जो चैप्टर मिलेगा उसको पढ़ने पढ़ने से पहले ये चीज़ पढ़ी हुई होनी चाहिए, फेज़ डिफरेंस इसका पढ़ा हुआ होना चाहिए। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, मोल के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है केमिस्ट्री में। मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें इसका यूज़ होगा ही होगा, अगर मोल नहीं पता है तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें कुछ नहीं पता होगी, पल्ले ही नहीं पड़ेगी। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स, ये वो चैप्टर्स हैं जो पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि और चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ये वो चैप्टर्स हैं इनको पढ़ लोगे तो 12th पढ़ने स्टार्ट कर दोगे। 12th के चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। फिर टाइम निकाल के ये बचे हुए चैप्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? मैथमेटिक्स में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपको पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़नी है। जो चैनल है हमारा जिस पर मैं अभी बात कर रहा था, उसमें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स को बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स नाम से पढ़ाया गया है, वो पढ़ लीजिएगा। बायनोमियल थ्योरम में केवल इसका बेसिक पार्ट पढ़ लो, ठीक है? पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल का बेसिक अगर आप पढ़ लोगे तो 12th के चैप्टर्स को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये तो कुछ काम मैंने आपको दिया है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है और बीच में कुछ समय मिलेगा तुम्हें और मिलना ही चाहिए और निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो उस केस में रिमेनिंग चैप्टर्स को आप पढ़ते रहेंगे धीरे-धीरे और आसानी से 12th के साथ-साथ 11th के चैप्टर भी कंप्लीट कर लो। थ्योरी के जो भी लेक्चर्स हैं, उसे आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में रेगुलरली पढ़ना है। कितना टाइम आपके पास में बचा हुआ है, कितने चैप्टर्स आपके बचे हैं, उन चैप्टर्स को कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करना है, इसकी प्लानिंग आपको स्टार्टिंग में ही कर लेनी है और उसके ऊपर फिर लगातार आपको आगे बढ़ना है, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है।
जो स्टूडेंट्स कहीं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या कॉम्पिटिशन में पढ़ते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स के लेक्चर्स दिए गए हैं। वो वीडियो लेक्चर्स अभी तक आपके पास में पड़े हुए थे, अब उनको पढ़ना है। ठीक है? जो स्टूडेंट्स घर से ही तैयारी कर रहे हैं या उनके पास में कोई थ्योरी के लेक्चर्स देखने की कोई सुविधा नहीं है, तो जिस चैनल पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल पर एक प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर कैटेगराइज़ किया हुआ है हमने मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स को। जो लेक्चर्स जेईई मेन और एडवांस के लिए जितने लेक्चर्स चाहिए, जितना कंटेंट चाहिए, वो सारा कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर। आपके दिमाग में ये भी नहीं होना चाहिए कि पेड कोर्सेज़ में जो लेक्चर्स होते हैं, उनमें या यहाँ पर इस चैनल पर जो लेक्चर्स फ्री में डाले गए हैं, उनमें कोई डिफरेंस है, 1% का भी डिफरेंस नहीं है। आपको सब कुछ जेईई मेन से लेकर एडवांस तक का सब कुछ आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। तो थ्योरी के लिए तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर प्यास होनी चाहिए क्वेश्चन्स मतलब पढ़ने की, ये जज़्बा होना चाहिए। कंटेंट आपके पास में मिल रहा है आज की डेट में तो। तो सारा वीडियो लेक्चर्स आपको जो दिए गए हैं, उन वीडियो लेक्चर्स से प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप स्टडी करें। करीबन-करीबन डेढ़ घंटे की क्लास जो होनी चाहिए, वो एक सब्जेक्ट की कम से कम आपको मैथ्स की, फिर डेढ़ घंटे की फिज़िक्स की, डेढ़ घंटे की केमिस्ट्री की रोज़ लेनी ही चाहिए। कोई ब्रेक नहीं देना, मतलब ऐसा नहीं संडे भी छोड़ें, सातों दिन क्लास लें। आप प्लानिंग बनाएँ, अगर आपके पास में थोड़ा टाइम है तो थोड़ा रिलैक्स ले सकते हैं। लेक्चर्स 1 दिन का कम गैप भी ले सकते हैं, उस समय क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करें, लेकिन रेगुलरिटी के साथ में अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करना है। एक भी लेक्चर छूटने ना पाए, अपने आप को इस तरीके से टाइट रखना है। नोट्स खुद के बनाने हैं, किसी दूसरे के नोट्स से काम चलने वाला नहीं है। अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, अपने हाथ से नोट्स लिखने हैं। जो नोट्स आपने अपने हाथ से लिखे हैं, वो जितना आपको फ़ायदा करेंगे, वो किसी और को नहीं करने वाले। और उसका फ़ायदा ये है कि मतलब आप जब खुद अपने हाथ से लिखते हैं, तो एक टाइम पे एक प्रॉपर टाइम देते हैं। आप जो लिख रहे होते हैं, वो आपके ब्रेन में भी किसी जगह छप रहा होता है। जब आप उसे अपने लिखे हुए नोट्स को जब पढ़ते हैं, तो उसी जगह से वो तुरंत रिकॉल भी होते हैं। मतलब ये साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है आपने मैं जो बोल रहा हूँ उस वो बिल्कुल प्रॉपर्ली प्रूवन है कि अपने नोट्स जो होते हैं, वो आपको रिकॉल करने में मदद ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरों के नोट्स। तो ब नोट्स तो आपको खुद को ही बनाने चाहिए, टाइम है तो। अब टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास तो फिर पढ़ने का ही टाइम नहीं है, तो फिर क्या ही बताया जाए। क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो वो चैप्टर जो आपने पढ़ा है, वो अधूरा ही है। चैप्टर कब कंप्लीट माना जाएगा कि आपने उसके थ्योरी के लेक्चर्स देखे हैं, उसको पढ़ा है, समझा है, उसके नोट्स बनाए हैं। और नोट्स बनाने के बाद में अब आपने उसके क्वेश्चन्स भी किए हैं। प्रैक्टिस के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन्स तो सर ने लेक्चर्स में भी करवा दिए हैं। उसमें तुम्हें टाइम कम कम मिला होगा सॉल्व करने का, लेकिन उसके अलावा भी आपको खुद को अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ये समझ सकते हो कि आपकी समझ उस लेक्चर की या उस चैप्टर की अब बढ़ गई है। क्योंकि केवल जब थ्योरी आप देखते हैं उस समय एक एक लेवल तक ही आपको पॉइंट समझ में आते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं उसके, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, सर यहाँ क्या समझाना चाह रहे थे, अब समझा मैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन भी आपको उस चैप्टर की लेवल को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। तो ये समझ लेना कि जब तक प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चन्स नहीं किए एक लेवल तक के, तब तक हमारा वो चैप्टर अधूरा ही है। तो क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला है। ठीक है? अब रिवीज़न का भी ज़िम्मेदारी आती है। कैसे? जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, टाइम निकलता जाता है और पीछे के चैप्टर छूटते जाते हैं और वो थोड़ा दिमाग से उसकी यादें धुंधली होने लगती हैं। जब तक उसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट बीच-बीच में ना आता रहे, तब तक तो वो कई बार हम भूल ही जाते हैं। तो उसके लिए रिवीज़न करना ज़रूरी है। अब रेगुलर रिवीज़न भी कई तरीके से स्टूडेंट्स करते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, जैसे 8 लेक्चर में कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो मैं 3 लेक्चर के बराबर उसको टाइम देकर, बीच-बीच में टाइम निकाल कर उसको रिवाइज़ कर लूँगा। या फिर मैं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा रोज़ रिवीज़न करूँगा। तो वो प्लानिंग भी आपको स्टार्टिंग में ही कर लेनी है और रिवीज़न रेगुलरली करना है, वरना रिवीज़न के बिना पीछे का मामला साफ़ हो जाता है। ये सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिवीज़न करना ही है। प्लानिंग आपको मैंने कहा स्टार्टिंग में प्लानिंग कर लोगे तो सारा स्मूथली काम हो जाएगा। पढ़ने बैठ गए उसके बाद प्लानिंग कर रहे हो तो कभी ये करोगे, ये सिचुएशन आप अभी तक भुगत चुके हो। तो मैं स्टार्टिंग में ही प्लानिंग के लिए कह रहा हूँ कि उसकी प्लानिंग पहले से ही होनी चाहिए। आपके जो टेस्ट होते हैं, उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं, कभी भी आपके जो रेगुलरली टेस्ट होते हैं, वो मिस नहीं करने चाहिए। अब आप तो बोल रहे हो कि हमारा तो 11th ही वेस्ट हो गया है। तो ठीक है, अब वो जो टेस्ट निकल गए हैं, वो निकल गए हैं। अब आप जब चैप्टर पढ़ोगे, तो उनके टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करो। एज़ अ मॉक टेस्ट पेपर ही दे दो। वैसे तो समय देना चाहिए था, जिस समय वो चैप्टर पढ़ाए जा रहे थे, जिस समय ये टेस्ट लिया गया था। तो साथ ही साथ टेस्ट देना चाहिए। चाहे आपका सिलेबस वहाँ तक हुआ हो या नहीं हुआ हो, टेस्ट देना ही चाहिए। टेस्ट को छोड़ना एक तरह से डरपोक बनने की निशानी है, कि सर मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ वहाँ तक, इसलिए मैं कुछ दिनों बाद दे दूँगा जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्यों भाई? इस प्रेशर में आप टाइम पे पढ़ते तो हो, वो प्रेशर भी आपने खत्म कर दिया।
तो थोड़ा प्रेशर रखना है अपने ऊपर। जब टेस्ट हो तो टेस्ट को उसी टाइम देना है जिस टाइम वो कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है? मतलब आप मैदान छोड़ के भागने की प्रवृत्ति अपने अंदर ला रहे हो, वो नहीं होनी चाहिए। वो तो किसी इंसान में होनी ही नहीं चाहिए। तो अच्छा पीरियोडिक टेस्ट अगर नहीं दिया है ना, तो ये समझ लेना सारा कुछ किया हुआ जो इतना साल तक मतलब पूरी साल भर की मेहनत है और टेस्ट तुम नहीं देते हो, तो सब बेकार हो जाने वाली है। टेस्ट पेपर में आपका जो दिमाग का जो ब्रेन का एक फ़ोकस होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो अलग ही लेवल का होता है। टेस्ट पेपर में कुछ समय देकर आपने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को टाइम दिया और उसके बाद भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो लंबे समय तक वो आपको याद रहेगा और उसमें आपने क्या गलती की थी, वो भी आपको याद रहती है। इसलिए टेस्ट पेपर ज़रूर देने चाहिए। ठीक है? टेस्ट पेपर के बाद में उसके एनालिसिस ज़रूर करें, शीट में जो क्वेश्चन्स दिए गए हैं, टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन्स आए हैं, उनकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। एनालिसिस का मतलब है कि कौन-कौन से क्वेश्चन मैंने किए, कौन-सा क्वेश्चन छूट गया, कौन-सा क्वेश्चन गलत हो गया। जो क्वेश्चन तुमसे छूट गए हैं या जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं स्पेशली वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं। उनमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं तो 30% क्वेश्चन छोड़ के ही आ गया या 30% क्वेश्चन गलत हो गए या 50% क्वेश्चन गलत हो गए। अरे क्वेश्चन गलत हो गए इसका मतलब आप ये पहचान पा रहे हो कि आपकी वीकनेस कहाँ है। उस वीकनेस पे काम करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट तो आपको आ गए हैं। वो कुछ नया कुछ नहीं सिखा के जाने वाले या आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करने वाले। वैल्यू एडिशन कौन करेंगे? वो क्वेश्चन जो तुमसे गलत हो गए हैं। उनका प्रॉपर सॉल्यूशन अगर तुम देख लोगे, एक बार देख लोगे तो वापस भूलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। वैसी गलतियाँ अब वापस आप नहीं करोगे। ऐसे लगातार अपनी गलतियों पे काम करना है, इन मिस्टेक्स पे काम करना है, अपनी कमजोरियों पे काम करना है और वो कमजोरी धीरे-धीरे इस तरीके से ही रिमूव होती है। तो आई होप मैंने काफ़ी पॉइंट्स बोल दिए हैं। ये पॉइंट्स आपको केवल ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए ही बोल दिए हैं सर ने, ये उतारने हैं ज़िंदगी में, ये स्टडी के पार्ट हैं आपके। इन स्टडी के पार्ट ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं, इनको अगर आप प्रॉपर्ली प्लानिंग के साथ में यूज़ करोगे, तो 11th के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएँगे। 12th के टॉपिक्स जब आप पढ़ने बैठोगे, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, उनका आप प्रॉपर्ली यूज़ करोगे, यूज़ करके फ़ायदा उठाओगे और आई थिंक ये वीडियो जो होगा मेरा बनाना मतलब सार्थक हो जाएगा। मेहनत करो, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।